गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय में लेसन 5 जर्नल में हम लोग एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। रमेश की पुस्तकों में निम्नलिखित सौदों के लिए जर्नल के आवश्यक लेखे करिए। तो प्रिय छात्रों, हमको जर्नल के आवश्यक लेखे करना है, यानी जनरल एंट्री करना है। इसलिए जब भी जनरल एंट्री करना होगा तो सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो जनरल का फॉर्मेट में कुल 5 कॉलम होते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फिर इसके बाद ऊपर हम जिसकी पुस्तकों में जनरल एंट्री करना होता है उसका नाम हम ऊपर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे रमेश की पुस्तकों में आपको जनरल लेखा करना है, इसलिए ऊपर दिखाएंगे कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। अब इसके बाद हम जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे। दिया है पहला कि रमेश ने 7,000 रुपये के नगद और 8,000 रुपये के माल से अपना व्यापार शुरू किया। तो प्रिय छात्रों, जिस से व्यवसाय प्रारंभ किया जाएगा उसके खाते डेबिट होंगे और ये पूंजी के रूप में लगेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 7,000 रुपये के नगद यानी कैश 7,000 रुपये लग रहा है और 8,000 रुपये के माल से यानी स्टॉक या गुड्स, दोनों से व्यापार शुरू किया जा रहा है। इसलिए जिस से व्यापार शुरू किया जाएगा उसके खाते डेबिट होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट वाले कॉलम में हम लोग डेट दर्शाते हैं, लेकिन जब डेट नहीं दिया हुआ है तो ऐसी दशा में हम नंबरिंग करेंगे, यानी नंबरिंग के रूप में 1 2 3 4। अगर डेट दिया रहेगा तो डेट, यदि डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर। तो फर्स्ट, तो 7,000 रुपये के नगद और 8,000 रुपये के माल से अपना व्यापार शुरू किया। तो जिस से व्यापार शुरू करेगा उसके खाते डेबिट। तो नगद यानी कैश से व्यापार शुरू कर रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और फिर 8,000 रुपये के माल से यानी स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये दोनों पूंजी के रूप में लग रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा? तो कैश 7,000 रुपये और स्टॉक है 8,000 रुपये, यानी कुल पूंजी के रूप में लगा है 15,000 रुपये। नरेशन क्या हो जाएगा कि नरेशन में नगद और माल के द्वारा व्यापार प्रारंभ किया गया है, इसलिए लिखेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। Being business started with cash and stock। फिर इसके बाद अगला है सेकंड, गेंदा सिंह से 9,000 रुपये की कीमत का माल खरीदा। गेंदा सिंह से 9,000 रुपये की कीमत का माल खरीदा है। प्रिय छात्रों, ये उधार का लेन देन है। क्यों? क्योंकि जब जिससे खरीदा है उसका नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये उधार लेन देन है। अगर नाम नहीं दिया रहता तो वो नगद ट्रांजैक्शन माना जाता, लेकिन गेंदा सिंह से 9,000 रुपये की कीमत का माल खरीदा है, इसका मतलब ये उधार है। तो ऐसी दशा में जब गेंदा सिंह से माल खरीदा है तो गेंदा सिंह ये व्यक्ति का नाम है, यानी ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है गेंदा सिंह। और फिर माल खरीदा है यानी गुड्स, तो गुड्स आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। माल के खाते रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे हम गेंदा सिंह में पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे और गुड्स में रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे।
तो जब गेंदा सिंह से माल खरीदा है 9,000 रुपए की कीमत का, तो खरीदने के लिए हम हमेशा परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ऐसी दशा में परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे माल खरीदा है, गेंदा सिंह से। गेंदा सिंह व्यक्ति का नाम है जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। जब आपने माल खरीदा है गेंदा सिंह से तो माल कौन दिया है, गेंदा सिंह, यानी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत देने वाले के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो गेंदा सिंह से माल क्रय किया गया है, तो गेंदा सिंह ने माल दिया है, यानी देने वाले गेंदा सिंह हैं और देने वाले के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू गेंदा सिंह। कितने का माल खरीदा है, तो अमाउंट है 9,000 रुपये। नरेशन हो जाएगा बी, गुड्स परचेज फ्रॉम गेंदा सिंह। बी, गुड्स परचेज फ्रॉम गेंदा सिंह, गेंदा सिंह से माल खरीदा। अगला है थर्ड, 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल राणा से 10% व्यापारी कटौती पर खरीदा, यानी 2,000 रुपये की कीमत का माल 10% व्यापारिक छूट पर यानी ट्रेड डिस्काउंट के साथ खरीदा है। तो प्रिय छात्रों, आपको पता है कि व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। व्यापारिक छूट को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसी मूल्य पर ही लेखा किया जाता है। इसलिए 2,000 का 10% 200 रुपये माइनस हो जाएगा, यानी केवल एंट्री होगा 1,800 रुपये से। 1,800 रुपये से एंट्री होगा खरीदने की कि 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल राणा से 10% व्यापारी कटौती पे खरीदा है। तो खरीदा जा रहा है माल, खरीदने के लिए हम परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है, राणा सिंह से, यानी माल देने वाले कौन है, राणा सिंह। इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो राणा सिंह माल देने वाले हैं, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू राणा सिंह। अमाउंट 2,000 रुपये की कीमत का माल 10% व्यापारिक छूट पे था, तो व्यापारिक छूट को घटाने के बाद ही पुस्तकों में लेखा किया जाता है। तो 2,000 का 10% व्यापारिक छूट घटा देंगे, यानी 200 रुपये, तो अमाउंट आएगा आपका 1,800 रुपये अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। 1,800 रुपये और 1,800 रुपये क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा आपका बी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राणा सिंह with 10% trade discount. Being goods purchased from Rana Singh with 10% trade discount, यानी 10% व्यापारी छूट के साथ राणा से माल खरीदा। अपने छात्रों, यहाँ पर पृष्ठ भर गया है, यानी जिस पेज पे हम लेखा कर रहे थे वो पेज भर गया है। तो फिर जब पेज भर जाएगा तो ऐसी दशा में उसी पेज का पूरा टोटल हम करेंगे, फिर उस टोटल को हम नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करेंगे। तो आइए टोटल करते हैं। आठ, 5, 14, 15, 25,800। 25,800। यहाँ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, सी
ऑब्लिक एफ यानी कैरिड फॉरवर्ड। सी ऑब्लिक एफ का मतलब कैरिड फॉरवर्ड यानी आगे ले जाया गया। फिर इसके बाद अगले पेज पे हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। फिर उस पे इस बैलेंस को हम बी ऑब्लिक एफ दिखा करके बैलेंस को हम डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट के बैलेंस को दिखाने के बाद फिर से आगे की एंट्री को स्टार्ट करें। इसके बाद अगले पृष्ठ पर जनरल का फॉर्मेट बनाने के बाद हम पिछले बैलेंस को इस पृष्ठ पर ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर्मेट बन गया। इसके बाद पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में बी ऑब्लिक एफ मींस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे और फिर इसको पतले लाइन से बंद कर देंगे। इसके बाद डेबिट अमाउंट में और क्रेडिट अमाउंट में जो पिछले पृष्ठ पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया गया था उसी बैलेंस को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो पिछले पृष्ठ पर टोटल आया था डेबिट का 25,800 और क्रेडिट का भी आया था 25,800। यह बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद आगे की एंट्री को स्टार्ट करेंगे। अगला एंट्री है नंबर 4 कि ऑफिस प्रयोग के लिए फर्नीचर बनाने हैं तो 300 रुपये मजदूरी के दिए, यानी मजदूरी ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए दिया गया है। तो प्रिय छात्रों, जब मजदूरी फर्नीचर बनाने के लिए दिया गया है तो उस मजदूरी से फर्नीचर के जीवन काल में वृद्धि होगी। इसलिए जब फर्नीचर के जीवन काल में वृद्धि होगी तो पैसा उसी पर एक्सपेंस माना जाएगा। तो जब फर्नीचर बनाने के लिए मजदूरी दिया गया है इसलिए फर्नीचर पर पैसा खर्च हो रहा है, तो जिस पर भी पैसा खर्च होगा उसके खाते को डेबिट किया जाएगा। इसलिए फर्नीचर के काम डेबिट और मजदूरी के रूप में आप क्या उसको दिए होंगे, तो पैसा दिए होंगे। जब पैसा देंगे तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा और रियल अकाउंट के अंतर्गत जाने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा तो कैश अकाउंट, अमाउंट है 300 रुपये। नरेशन में हो जाएगा बीइंग वेजेज पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, बीइंग वेजेज पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। फिर इसके बाद अगला है 5वां नंबर का कि 3,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक छूट पर माधव को बेचा। तो प्रिय छात्रों, जब माधव को बेचा है तो माल कौन पाएगा? माधव, यानी माल पाने वाले माधव हैं। माधव व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के खाते पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पाने वाले के खाते को डेबिट किया जाता है। इसलिए जब माल माधव पाएंगे तो माधव के खाते को डेबिट किया जाएगा। एक एंट्री हो जाएगा आपका माधव डेबिट। और माल बेचा है तो जब बेचेंगे तो बेचने के लिए हम सेल्स अकाउंट यूज करते हैं और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा? तो 3,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक छूट पर बेचा है। तो प्रिय छात्रों, आपको पता है कि व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इसलिए जो भी व्यापारिक छूट का अमाउंट होगा उसको घटाने के बाद शेष जो अमाउंट बचेगा उसी से हम एंट्री करेंगे। तो 3,000 रुपये का माल 5% व्यापारिक छूट पर बेचा था तो 5% लेस कर दे। तो 3,000 का 5% 150 लेस करेंगे तो शेष आएगा 2850, यानी 2850 से ही हम एंट्री करेंगे। इसलिए अमाउंट वाले कॉलम में 2850। नरेशन हो जाएगा
goods sold to Madhav as the rate of 5% trade discount. Being goods sold to Madhav as the rate of 5% trade discount. फिर इसके बाद अगला है छठवां नंबर का, वेतन के 200 रुपये, मजदूरी के 100 रुपये, किराए के 150 रुपये, कार्यालय व्यय के 300 रुपये और बीमा के 280 रुपये दिए। तो प्रिय छात्रों, ये सभी का भुगतान किया गया है, ये सभी व्यवसाय के खर्चे हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को पता है कि जो भी एक्सपेंस या हानि के खाते होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाते से रिलेटेड होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रूल क्या कहता है कि व्यय एवं हानि के खाते डेबिट किए जाते हैं। तो ऐसी दशा में जिस पर भी एक्सपेंस हुआ है, खर्च हुआ है, उन सभी के खाते हम डेबिट करेंगे और इन सबका भुगतान के रूप में पैसा दिया गया होगा। तो पैसा व्यवसाय से जाएगा, इसलिए पैसा आपका यानी रोकड़ संपत्ति है और कैश रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है, इसलिए रियल अकाउंट के अंतर्गत जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस पर पैसा खर्च हुआ है उन सभी के खाते को हम डेबिट करेंगे। तो सभी को एक साथ दिखाते हैं। सैलरी, वेतन का दिया गया है 200 रुपये, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट 200। फिर मजदूरी का 100 रुपये, ये भी एक्सपेंस है, इसलिए वेजेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये। फिर इसके बाद किराए के 150 रुपये, किराया का भी दिया जा रहा है, ये भी एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट 150 रुपये। फिर कार्यालय व्यय के 300 रुपये, यह भी एक्सपेंस है। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 300 रुपये और बीमा के 280 रुपये, इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, बीमा क्या है 280 रुपये। अब इन सब का भुगतान कैश के रूप में किया गया होगा, यानी पैसा दिया गया होगा, तो पैसा व्यवसाय से जाएगा, इसलिए जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिट में अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कितने पैसे का भुगतान किया गया होगा, तो ये सभी को जोड़ लें तो क्रेडिट वाला अमाउंट हो जाएगा 0, 5, 8, 13, 3, 4, 5, 3, 8, 10, यानी क्रेडिट में अमाउंट 1030 का होगा। डायरेक्शन हो जाएगा बीइंग सैलरी, वेजेज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस पेड। बीइंग सैलरी, वेजेज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस पेड। इसके बाद अगला है नंबर 7, क्लर्क ने कार्यालय से 700 रुपये चुरा लिए। तो प्रिय छात्रों, जब क्लर्क कार्यालय से 700 रुपये चुराएगा तो ऐसी दशा में जितना भी पैसा चुराएगा उतने रुपए का व्यवसाय को हानि होगा, और हानि व्यय के खाते नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उस हानि के खाते को डेबिट किया जाएगा। तो हो जाएगा आपका एंट्री
लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और चोरी किया है, पैसे का किया है तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा यानी कम होगा। तो ऐसी दशा में जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो क्रेडिट में हो जाएगा तो कैश अकाउंट, अमाउंट है 700 रुपये, नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश स्टोलन बाय ऑफिस क्लर्क, being cash stolen by office clerk। फिर इसके बाद अगला है नंबर 8, अपने मकान की मरम्मत के लिए 100 रुपए का आहरण किया। तो प्रिय छात्रों, जब अपने मकान की मरम्मत के लिए, व्यवसाय के मकान के लिए नहीं, व्यवसाय के बिल्डिंग के लिए नहीं, अपने स्वयं के मकान की मरम्मत के लिए 100 रुपए का आहरण किया है। तो प्रिय छात्रों, जब व्यवसाय का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए कोई भी व्यवसाय से नगद या माल निकालता है तो उसको हम आहरण के नाम से जानते हैं, और आहरण के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए आहरण के लिए ग्रामीण अकाउंट डेबिट। और जब 100 रुपए का आहरण किया है यानी पैसा व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला है, तो जब पैसा व्यवसाय से निकालेगा तो पैसा व्यवसाय से जाएगा। ऐसी दशा में कैश हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है, और रियल अकाउंट के अंतर्गत रूल क्या कहता है कि जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो ऐसी दशा में जब व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से पैसा अपने निजी प्रयोग के लिए लेगा तो पैसा व्यवसाय में कम होगा यानी व्यवसाय से पैसा जाएगा। तो जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश। कितना आहरण किया है? 100 रुपए। नरेशन में हो जाएगा बी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी प्रयोग के लिए 100 रुपए का आहरण किया। इसके बाद हमारा जनरल एंट्री समाप्त होता है। अब अंत में हम क्या करेंगे कि अंत में डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट का हम टोटल करेंगे। टोटल करते समय पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टोटल या हिंदी में महायोग लिखा जाता है। महायोग टोटल पर एरर वाले कॉलम में हम उस रुपए का सिंबल दिखाते हैं, जहां पे जो मुद्रा प्रचलित होती है उसका हम सिंबल यहाँ पे दिखाते हैं। तो अपने इंडिया में रुपया चलता है, इसलिए रुपये का सिंबल दिखाएंगे। फिर इसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों का टोटल करेंगे। दोनों का टोटल एक सीधी लाइन में होगा। टोटल करते समय ऊपर एक लाइन होगा और नीचे 2 लाइन सटते हुए खींचा जाएगा। फिर इसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों का टोटल करेंगे। तो लास्ट में टोटल करने पे कुल आएगा आपका 30,780। क्रेडिट का क्या है? 30,780। 30,780 और 30,780 दोनों का अमाउंट सेम होगा। इस प्रकार
ये जनरल एंट्री समाप्त।